बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद तैयब। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिविजुअल लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल, यानी कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट लेवल है इंडिविजुअल लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल। इंडिविजुअल लेवल को आप ऑर्गेनिज्मिक लेवल भी कह सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एटम बन जाता है, और जब डिफरेंट एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो ऑर्गेनेली मिली तो सेल। इसी तरह से सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बन जाता है, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन लेवल आ जाता है, और जब ऑर्गन्स डिफरेंट मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। अब इसे हमने नेक्स्ट लेवल पढ़ना है, इंडिविजुअल लेवल। इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक डिफरेंट देखेंगे, उसके अलावा कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होती है, पॉपुलेशन लेवल क्या होता है, और पॉपुलेशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं इंडिविजुअल लेवल की तरफ। देखिए, लफ्ज़ जो इंडिविजुअल है ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, इन और डिविजुअल। ठीक है, इनका मतलब है नॉट, जैसे कि हम कहते हैं इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। ठीक है, इनका मतलब है नॉट। डिविजुअल का मतलब है डिविजिबल, कि जो तकसीम हो सकता हो। नॉट डिविजिबल, जो नाकाबिल तकसीम चीज़ हो, हम उसे कहते हैं इंडिविजुअल। यानी कि जो पूरा का पूरा जानदार होता है वो नाकाबिल तकसीम है। वैसे तो ये है कि ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट मिलते हैं तो जानदार बनता है, लेकिन यहाँ पर नॉट डिविजिबल का मतलब है कि अगर हम किसी जानदार को मिसाल के तौर पर यहाँ से काट दें तो उसके जो ऑर्गन सिस्टम हैं वो भी क्या हो जाएंगे, गैर फ़ाल हो जाएंगे, काम करना छोड़ देंगे। तो इसीलिए जो जानदार है वो नॉट डिविजिबल होता है, यानी कि इसे मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स। देखिए, ये लिखा हुआ है वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन होते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स के अंदर। तो याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड, इकट्ठे होते हैं टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, और एक जानदार बना देते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन और एनिमल्स के अंदर जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बना देते हैं, जिसे हम होल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। होल का मतलब क्या होता है, मुकम्मल जानदार बना देते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान, कोई बिल्ली, ठीक है, कोई भी चीज़, यानी कि जब ऑर्गन सिस्टम मिले और पूरा का पूरा जानदार बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। अच्छा, जब इसके हम कुछ खुसूसियात देख लेते हैं इंडिविजुअल की या किसी जानदार की। ईच होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है मुनफरिद होना, सारी दुनिया से अलग होना। हर जो जानदार है वो सारी दुनिया से अलग होता है। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को देख लें, जैसे आप हैं या जैसा मैं हूँ, इस तरह का दुनिया में कोई बंदा नहीं है। ठीक है, शक्ल के लिहाज से या हमारी खुसूसियात के लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह मेरी आवाज़ है या जिस तरह मैं नज़र आता हूँ, ऐसा दुनिया में कोई भी और बंदा नहीं है। तो इसीलिए हम क्या हैं, इंडिविजुअलिटी रखते हैं, यानी कि मुनफरिद हैं दुनिया के अंदर, एज़ फार एज़ करैक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न, जहाँ तक हमारी खुसूसियात का ताल्लुक है। ठीक है, उसके बाद यानी कि मिसाल के, तो इसका मतलब क्या है कि हम डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, उससे तो मुख्तलिफ हैं ही, लेकिन अपनी स्पीशीज़ के जो जानदार हैं उससे भी मुख्तलिफ हैं। इट इज़ डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट, यानी कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर अपने ही मेंबर्स, ठीक है, फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, अपने ही स्पीशीज़ के मेंबर से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो बहन भाई हैं वो हमारी स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम उनसे डिफरेंट नज़र आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपने ही स्पीशीज़ के जानदारों से मुख्तलिफ नज़र आता है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म वर्क्स एज अ होल। जो ऑर्गेनिज्म होता है ये जब भी कोई काम करता है ये पूरा का पूरा जानदार काम करता है। ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी का पार्ट काम कर रहा हो, दूसरा उसको कोई रिस्पॉन्स ही ना दे। पूरा का पूरा जानदार एज अ होल काम करता है। इट इंटरेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एज अ होल, यानी कि हम अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी तब्दीली आती है तो हम एज अ होल, पूरा की पूरी बॉडी जो होती है वो उसको रिस्पॉन्स करती है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे के जो फिंगर है वहाँ पर कट लग जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो अकेली जो फिंगर है वो हॉस्पिटल जाए, पूरा पूरा जानदार जाता है। हमारी पूरी बॉडी में बेचैनी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चेंज आई हमारी बॉडी में तो हमने क्या किया, एज अ होल, ठीक है, पूरी पूरी बॉडी ने क्या किया, उसे रिस्पॉन्स किया। मिसाल के तौर पर व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हमें प्यास लगती है, वो रिस्पॉन्ड एज अ होल, तो पूरा का पूरी हमारी बॉडी उठ के पानी की तरफ जाती है, नॉट ओनली माउथ, यानी कि पूरा सिर्फ मुंह नहीं जाता, यानी कि प्यास तो मुंह को लगी, तो ये तो नहीं होता कि सिर्फ मुंह ही जाए, तो हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो उसे रिस्पॉन्स करती है। तो ये कुछ खुसूसियात थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल जो जानदार है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसी होती है, राब्ता कैसे है। वेरियस फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड
इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो तमाम की तमाम प्रोसेसेस हैं वो अकेले अकेले काम नहीं करते, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी जिस्म से अलग होकर अकेला काम कर रहा हो, नर्वस सिस्टम अकेला काम कर रहा हो, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि तमाम के तमाम जो हमारे अंदर सिस्टम हैं वो आपस में उनका ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर आपको भूख लगती है तो कौन बताता है हमें भूख लगी है? हमें हमारा नर्वस सिस्टम बताता है। जब हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ना कोई ताल्लुक है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अ मैन इंगेज इन कंटिन्यूस हार्ड एक्सरसाइज, अगर एक बंदा क्या कर रहा है, मुसलसल कोई एक्सरसाइज कर रहा है, नॉट ओनली हिज मसल आर वर्किंग, सिर्फ उसके मसल नहीं काम कर रहे होते, बट देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्पायरेशन रेट, हमारी सांस क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है, और हार्ट बीट भी क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पट्ठों के साथ हमारे रिस्पायरेशन का भी ताल्लुक है और हमारे दिल की धड़कन का भी ताल्लुक है, यानी कि सारे के सारे जो फंक्शन हैं वो कोऑर्डिनेटेड चलते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? हमारी इंस्पायरेशन रेट ज़्यादा क्यों होता है, हार्ट बीट तेज़ क्यों होती है? टू सप्लाई मसल विद इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एंड फूड नेसेसरी फॉर कंटिन्यूस एक्सरसाइज, क्योंकि जब मुसलसल एक्सरसाइज की जाती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है और ग्लूकोज यानी कि एनर्जी की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। तो ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कैसे पॉसिबल होती है? ऑल सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय मींस ऑफ, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कि एक पैगाम सारी बॉडी के अंदर आता जाता है, हम उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। और हार्मोन्स का जो सिस्टम होता है हम उसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम भी मौजूद होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी मौजूद होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन प्लांट्स लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन्स, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स होते हैं, और याद रखना है प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की रफ्तार है वो कम होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की रफ्तार है वो नर्वस सिस्टम की वजह से ज़्यादा होती है, ठीक है। तकरीबन ये 120 मीटर पर सेकंड हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व इंपल्स है इतनी स्पीड से चलती है, एक सेकंड के अंदर 120 मीटर करती है। लेकिन अगर बात की जाए प्लांट्स के अंदर तो इसके अंदर ये रफ्तार बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जानदारों के ग्रो ऑफ सेम स्पीशीज, जो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। ये वो इंसान हो सकते हैं, वो बिल्लियाँ हो सकती हैं, वो डॉग्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़, यानी कि एक ही स्पीशीज़ के काफ़ी ज़्यादा जानदार लोकेटेड इन द सेम प्लेस, जो एक ही जगह पर रह रहे हों इन द सेम टाइम, एक ही वक्त पर। तीन सेम आ गए हैं, सेम स्पीशीज़ के जानदार सेम प्लेस पर रह रहे हैं और सेम टाइम के अंदर रह रहे हों, हम उसे कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। मिसाल के तौर पर अब देखें लाहौर है, लाहौर की पॉपुलेशन कितनी है? यानी कि लाहौर एक इलाका है, उस इलाके के अंदर अब कितने लोग रह रहे हैं, और वो भी कौन से? सिर्फ और सिर्फ इंसान। तो इसे हम क्या कहेंगे कि इंसानों की पॉपुलेशन। यानी कि अगर कोई बंदे आज से 10 साल पहले फौत हो गए हैं तो वो अब नहीं रह रहे, ठीक है, अब जिंदा नहीं है तो हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो जो बंदे जिंदा हैं और एक जगह पर रह रहे हैं, एक ही वक्त में रह रहे हैं, एक स्पीशीज से उनका ताल्लुक है, हम उसे कहते हैं पॉपुलेशन। इट इज़ हायर लेवल देन ऑर्गेनिज्मिक लेवल बिकॉज हेयर ग्रुप इज़ इन्वॉल्व। ये क्या है? ऑर्गेनिज्मिक लेवल से बड़ा लेवल है क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ रैट्स इन फील्ड ऑफ राइस, यानी कि जो हमारे पास क्या आता है, राइस किसे कहते हैं? चावल की काश्त जो हमारे पास होती है, फील्ड होते हैं, उसके अंदर चूहों की तादाद, ठीक है, पॉपुलेशन। उसके अंदर आपकी बायोलॉजी की क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, एक शहर के अंदर कितने इंसान रह रहे हैं तो उसकी पॉपुलेशन। तो ये एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? सिफ़ात। एक पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं, कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, हम उसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। ये इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, तो आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? गेन्ड वैल्यू और टोटल वैल्यू। किसी चीज़ की अगर आपको पता हो कि टोटल वैल्यू इतनी है और उनमें से आपको कितनी चीज़ मिल रही है, उसकी जो रेशो होती है, जो तनासब होता है, हम उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसके अलावा लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है अलील। अलील किसे कहते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन जो है ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, जीन का एक जोड़ा होता है, ठीक है, उस जीन का जो जोड़ा होता है हम उसे कहते हैं अलील। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक जीन है, ये एक जीन है, किसी भी चीज़ की जीन हो सकती है, हमारी आंखों की रंग की जीन हो सकती है, हमारे बालों के रंग की जीन हो सकती है, हमारे कलर की जीन हो सकती है, कोई भी जीन उसकी अलील हो सकती है जी, ए बी सी और डी, या इसके अलावा ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं। तो एक जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है हम उसे कहते हैं अलील। मिसाल के तौर पर हमारी आंखों के कलर, इसकी कई अलील्स होंगी, ठीक है, कोई ब्राउन के लिए एक अलील होगी, इसके अलावा हमारे एक क्या कहते हैं ब्लैक के लिए एक अलील होगी, ब्लू आइज़ के लिए एक अलील होगी। तो अलील्स क्या होती हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है। अब हम देखते हैं जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। रेशो ऑफ पार्टिकुलर अलील टू टोटल अलील्स ऑफ द सेम जीन इन अ गिवन पॉपुलेशन, कि एक जीन की एक पॉपुलेशन के अंदर टोटल अलील्स कितनी हैं,
और किसी खास जीन की कितनी अलील्स है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ समझ आएगी, फॉर आई कलर 100 अलील्स टोटल। हम कहते हैं कि हमारे पास जो आई का कलर है, मिसाल ले रहे हैं, उसकी टोटल अलील 100 है और ब्राउन आइज़ के लिए 30 अलील्स हैं, ठीक है। यानी कि 30 अलील जो हैं वो अगर वो आएंगी तो ब्राउन आइज़ हो जाएंगी, और अगर 30 के अलावा बाकी जो अलील आएंगी तो बाकी जो कलर हैं वो शो होंगे। तो हम अगर इसकी ब्राउन आइज़ की जो जीन फ्रीक्वेंसी देखना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं, गेंड वैल्यू कितनी है 30 और टोटल कितनी है 100, 30 और 100 इक्वल टू 0.3। तो ब्राउन आइज़ के लिए जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 0.3। जीन फ्लो का मतलब क्या होता है, बहाव, ट्रांसफर ऑफ अलील्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर, यानी कि एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर कोई अलील्स अगर ट्रांसफ़र हो जाती हैं हम उसे कहते हैं जीन फ्लो। मिसाल के तौर पर देखें, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 100 बंदे रह रहे हैं और दूसरा इलाका जहाँ पर भी 100 बंदे रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा क्या करता है, अब यहाँ पर जो हैं अलग अलील्स होंगी, यहाँ पर अलग अलील्स होंगी। अब यहाँ से अगर कोई बंदा माइग्रेट करके हिजरत करके यहाँ पर चला जाता है तो क्या होगा कि यहाँ की जो अलील है वो यहाँ आ गई है, ठीक है। लेफ़्ट वाली जो अलील है वो क्या आ गई है, राइट के पास आ गई है। अगर वो यहाँ आकर शादियाँ करता है तो इसका मतलब क्या है कि आगे जो जनरेशन पैदा होगी उसके अंदर ये जो लेफ़्ट वाली अलील है वो राइट वाले के अंदर भी शो होगी। तो जीन फ्लो किसे कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ अलील फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर। एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं कि आप तकसीम जो है उसे हम कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट जीन इन डिफरेंट एज इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट एज के कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि 10 साल के कितने लोग हैं, 10 से 20 साल के कितने लोग हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा क्यों किया जाता है, मिसाल के तौर पर आप देखें, जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर अडल्ट होते हैं, बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं वो स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो हमने वहाँ पर फैसिलिटीज़ देनी है वो बड़े बंदों के लिहाज से देनी है। और जो छोटा स्कूल है, किंडरगार्टन स्कूल है, केजी के बच्चे हैं, अब वहाँ पर क्या है छोटे ही एज के बच्चे जाएंगे, तो वहाँ पर जो हमने फैसिलिटीज़ देनी है वो क्या देनी, खिलौने वगैरह देने हैं, कुछ डिफरेंट जो उस एज के लिहाज से फैसिलिटीज़ देनी है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए देखी जाती है कि एक ख़ास इलाके के अंदर किस एज के बंदे रह रहे हैं ताकि वहाँ पर वैसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा सकें। उसके बाद पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ डिफाइंड एरिया, एक ख़ास एरिया के अंदर टोटल कितने जानदार रह रहे हैं हम उसे कहते हैं पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये ख़ास एरिया है 10 किलोमीटर का, इसके अंदर जानदार रह रहे हैं 100, जिसकी जो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 100। उसके बाद पॉपुलेशन प्रेशर किसे कहते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनीथिंग, किसी चीज़ के ऊपर कितनी फोर्स लगाई जा रही है हम उसे कहते हैं प्रेशर कहते हैं। अब पॉपुलेशन प्रेशर क्या होगा, जो पॉपुलेशन फोर्स एक्सर्ट करती है किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, हम उसे कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। अब देखें, जो एक हमारी जो यूनिवर्स है या हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर जो रिसोर्सेज है ना, जो रिसोर्सेज वसाइल बहुत ज़्यादा कम है। अगर एक जगह है उसके अंदर वसाइल कम है, पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है, तो जाहिर बात है प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा ज़्यादा इंडिविजुअल होने की वजह से, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से लोग डिस्पर्स हो जाएं। ये लोग जहाँ अब किसी को खुराक नहीं मिल रही तो लोग क्या करेंगे, वहाँ से हिजरत करके ऐसे इलाके में चले जाएंगे जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो अगर पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता है तो लोग डिस्पर्स हो जाते हैं या फिर डेथ ऑफ पॉपुलेशन, लोग मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये था पॉपुलेशन प्रेशर। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।